डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वस्त्रोपयोगी तंतुओं के आवश्यक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। असेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई को हम तंतु कहते हैं। यानी कि वस्त्रों के निर्माण के लिए तंतु अत्यधिक आवश्यक हैं। बिना तंतुओं के वस्त्रों का निर्माण नहीं हो सकता। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं में कुछ गुणों का होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि ये गुण तंतुओं में नहीं पाए जाते तो उनसे वस्त्र नहीं बनाया जा सकता। और यदि ऐसे तंतुओं से हम वस्त्र बना भी लेते हैं तो वो वस्त्र या तो अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते या फिर उनसे वस्त्र बनाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो तंतुओं में होनी अत्यधिक आवश्यक हैं ताकि उनसे अच्छा कपड़ा बन पाए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वस्त्रोपयोगी तंतुओं के आवश्यक गुण: लंबाई एवं चौड़ाई का उचित अनुपात, पर्याप्त मजबूती, समानता, आपस में सटे रहने की क्षमता, लोचमयता, प्रत्यास्थता, चमक, अवशोषकता, साधारण अम्ल एवं क्षार को सहने की क्षमता। इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है लंबाई एवं चौड़ाई का उचित अनुपात, प्रॉपर लेंथ एंड विड्थ रेशियो। बच्चों, जितने भी तंतु हम वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उन सभी की लंबाई उनकी चौड़ाई से कई गुना अधिक होती है। आप सभी ने बाल देखे हैं जो हमारे सर पे उगते हैं, वो भी एक प्रकार का रेशा है, तंतु है। आप सभी उन्हें ध्यान से देखिएगा, उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से कई गुना ज़्यादा अधिक होती है। इसी प्रकार ऊन भेड़ के शरीर पर उगने वाले बाल होते हैं और वो एक रेशा है जिससे हम ऊनी कपड़े बना सकते हैं। तो बच्चों, लंबाई तंतुओं की बहुत अधिक होती है जबकि चौड़ाई में वो बहुत ही महीन होते हैं। इसी के साथ तंतुओं की उचित लंबाई होना अत्यधिक आवश्यक है। स्टेपल तंतु, जिन्हें हम लघु तंतु कहते हैं, उनकी लंबाई आधे इंच से लेकर 16-17 इंच तक की होती है। परंतु यदि ये तंतु बहुत अधिक छोटे होंगे तो धागा बनाने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें ये चल नहीं सकते और इनसे अच्छी क्वालिटी का धागा भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार यदि तंतु बहुत लंबे होंगे तब भी मशीन में इन्हें चलाने में दिक्कत आती है। इन सभी के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी जब हम तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। दूसरा गुण है पर्याप्त मजबूती, प्रॉपर स्ट्रेंथ। बच्चों, हम सभी चाहते हैं कि जो भी हम वस्त्र बाजार से खरीदें वो मजबूत निकले। मजबूत वस्त्र का निर्माण तभी संभव है जब हमारे तंतु मजबूत होंगे। तंतुओं से वस्त्र बनाते समय उन्हें अत्यधिक तनाव भी सहना पड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनों में तंतुओं से जब धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं तो बहुत सारा खिंचाव और तनाव उन तंतुओं के ऊपर पड़ता है। यदि तंतु मजबूत नहीं होंगे तो वो इस प्रक्रिया में टूट जाएंगे और हमारा वस्त्र निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए तंतुओं की मजबूती अत्यधिक आवश्यक है। तत्पश्चात समानता। समानता मतलब यूनिफॉर्मिटी। जब भी हम बाजार से कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि जितना कपड़ा हमने खरीदा है
वो सब एक जैसा है या नहीं, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से हल्के रंग का, कहीं से गाढ़े रंग का, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा कोई कपड़ा होता है तो हम उसको नहीं खरीदते। तो कपड़े में एक समानता का गुण लाने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि तंतु भी एक समान हो। तंतुओं की लंबाई, मोटाई, रंग, चमक आदि सभी गुण एक जैसे होने चाहिए। यदि तंतु एक जैसे होंगे तो उनसे एक जैसा धागा बनेगा और कपड़ा भी एक समान बनेगा। यहाँ एक बात समझने योग्य है कि जितने भी मानव निर्मित तंतु होते हैं वो उनमें समानता बहुत अधिक पाई जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मानव निर्मित तंतु मनुष्य अपने आप बनाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो अपने हिसाब से तंतुओं को एक जैसा, सभी तंतुओं को एक जैसा बनाया जाता है और जितना मोटा, जितना पतला, जितना लंबा, जैसा भी हम चाहते हैं वैसे तंतु हम फैक्ट्रीज में बना सकते हैं। परंतु इसके विपरीत जो प्राकृतिक रेशे हैं वो हमारे जानवरों के बालों से, जैसे ऊन या खरगोश के बालों से मिलने वाली ऊन, ऊंट के बालों से भी ऊन बनाई जाती है, और कपास जो कि खेतों में होती है, जूट जिसके पौधे होते हैं, तो इन प्राकृतिक तंतुओं में समानता प्रायः कम देखने को मिलती है या विभिन्नता अधिक होती है। तो इसी कारण हम प्राकृतिक तंतुओं से प्राकृतिक रेशों से जब भी धागा बनाते हैं तो समानता का अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है आपस में सटे रहने की क्षमता, जिसको हम कोहेसिवनेस कहते हैं। बच्चों, तंतु से धागा बनाने के लिए हम उसे ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करना मतलब ऐंठन देना। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारे तंतुओं में यह क्षमता होनी चाहिए कि ट्विस्ट करने के बाद वो आपस में सटे रहें, अलग अलग ना हो। क्योंकि अगर तंतु तुरंत ट्विस्ट देने के बाद तुरंत दोबारा से अलग हो जाएंगे तो हमारा धागा नहीं बन सकता। आपस में सटे रहने की क्षमता तंतुओं में उपस्थित प्राकृतिक घुमाव, जिसको हम क्रिम्प या कर्ल कहते हैं, उसके द्वारा आती है। जितने भी हमारे प्राकृतिक तंतु होते हैं जैसे कि ऊन, रेशम, कपास आदि, इन सब में थोड़ा बहुत प्राकृतिक घुमाव होता है और इसी घुमाव के कारण ये तंतु ऐंठन देने पर आपस में चिपक जाते हैं और धागे का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत मानव निर्मित तंतुओं में प्राकृतिक घुमाव नहीं होता, परंतु उनमें रासायनिक और यांत्रिक विधियों के द्वारा कर्ल्स या घुमाव डाल दिए जाते हैं। जैसे आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं, एक मानव निर्मित तंतु दिखाया गया है जो पहले सीधा था और बाद में यांत्रिक विधियों के द्वारा उसमें क्रिम्प या कर्ल्स डाल दिए गए हैं। बच्चों, आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। यदि आपके बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, तो आप उन्हें अगर हाथों से घुमाकर छोड़ते हैं तो वो तुरंत ही खुल जाएंगे। इसी के विपरीत यदि कर्ली हेयर्स होते हैं जिनमें घुमाव होता है या उलझे हुए हेयर्स होते हैं, उनको अगर आप आपस में घुमाएंगे तो वो थोड़ी देर तक टिके रहते हैं। ठीक इसी प्रकार तंतुओं में होता है जब हम उनसे धागा बनाते हैं। लोचमयता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। हम सभी जो भी वस्त्र खरीदते हैं उनको कभी मोड़ते हैं, कभी मरोड़ते हैं, धोते टाइम भी हम वस्त्रों को निचोड़ते हैं, उनकी तह बनाते हैं बार बार। तो अगर हमारे तंतुओं में लोचमयता नहीं होती तो क्या हम वस्त्रों से ये सभी काम कर पाते? नहीं। तंतुओं में लोचमयता का गुण होना अत्यधिक आवश्यक है।
लोचमयता मतलब तंतुओं को मोड़कर और मरोड़कर उनका अपनी स्थिति में वापस आ जाना। तंतुओं से धागा बनाते समय भी उन्हें अत्यधिक खिंचाव, मोड़ना, मरोड़ना आदि सहन करना पड़ता है। यदि तंतुओं में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो धागा बनाने की प्रक्रिया में भी वो तंतु टूट जाएंगे और हमारा वस्त्रों का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए तंतुओं में फ्लेक्सिबिलिटी होना अत्यधिक आवश्यक है। नारियल बच्चों सभी ने देखा है, उसके ऊपर जो रेशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जब भी हम उन्हें मोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे। इसी कारण उस नारियल के रेशों के वस्त्र नहीं बन सकते। इसी के विपरीत जो कपास हमारे घर में होती है या रेशम का जो भी तंतु होता है, उसको आप कितना ही मोड़ें मरोड़ें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो टूटेगा नहीं। इसके बाद है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं और खींचने के बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी प्राचीन स्थिति में पुनः वापस आ जाए, उसको हम इलास्टिक कहते हैं। जैसे हमारे घर में रबर बैंड होते हैं, हम उन्हें खींचते हैं और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। तो तंतुओं में इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए। प्राय सभी तंतुओं में हल्का फुल्का इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। ये इलास्टिसिटी इतनी कम होती है कि ऐसे हम तंतुओं को आपस में पकड़ के खींचेंगे तो हमें पता नहीं चलेगी, परंतु जब हम तंतुओं से धागा बनाते हैं तो जो खिंचाव मशीनों के द्वारा तंतुओं पर पड़ता है, उस खिंचाव को वो तंतु सहन कर लेते हैं और उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। कुछ तंतुओं में इलास्टिसिटी कम होती है जबकि कुछ तंतुओं में इलास्टिसिटी अधिक होती है, परंतु यह गुण वस्त्र बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। चमक। चमक वैसे तो बहुत आवश्यक गुण नहीं है वस्त्र बनाने के लिए, परंतु यदि तंतुओं में बिल्कुल भी चमक ना हो तो उनसे बने वस्त्र अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते। जो तंतु प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित करते हैं उनमें चमक ज़्यादा होती है। सभी तंतुओं में थोड़ी बहुत प्राकृतिक चमक पाई जाती है। कुछ तंतुओं में चमक कम होती है जैसे कि कपास, जबकि कुछ तंतुओं में चमक अत्यधिक होती है जैसे कि रेशम। इसी के साथ ही एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जितने भी मानव निर्मित तंतु होते हैं उनमें चमक बहुत अधिक होती है और कभी कभी तो उनकी चमक को कम करना पड़ता है उनसे वस्त्र बनाने के लिए। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है अवशोषकता। अवशोषकता जिसको हम एब्जॉर्बेंसी कहते हैं। बच्चों, ये गुण किसी भी तंतु में होना अत्यंत ही आवश्यक है। अवशोषकता मतलब वातावरण से नमी सोखने की क्षमता या फिर जल को सोखने की क्षमता। यदि हमारे वस्त्र अवशोषक नहीं होंगे तो ऐसे वस्त्र पहनने में आरामदायक नहीं होते, और जो वस्त्र ज़्यादा नमी सोखते हैं प्राय वो ज़्यादा आरामदायक होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है। यदि हमारे वस्त्र पसीने को सोख लेते हैं तो वो हमें आरामदायक लगते हैं, और यदि पसीने को नहीं सोख पाते तो उन वस्त्रों को पहनने में हमें अच्छा नहीं लगता। इसी कारण कपास के कपड़े पहनना हम सभी को अच्छा लगता है। जो अंदर से हम कपड़े बनाते हैं पहनने के, वो सभी ज़्यादातर कपास के होते हैं, क्योंकि कपास के तंतुओं की अवशोषकता बहुत अच्छी होती है और वो तुरंत पसीने को सोख लेते हैं। प्राय
प्राकृतिक तंतुओं की अवशोषकता मानव निर्मित तंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे बने वस्त्र महंगे भी आते हैं और वो अधिक आरामदायक भी होते हैं। इसके पश्चात साधारण अम्ल एवं क्षार को सहने की क्षमता, रेजिस्टेंस टू नॉर्मल केमिकल्स। जब भी हम किसी तंतु से वस्त्र बनाते हैं या धागा बनाने जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी रासायनिक और यांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनसे उन तंतुओं को गुजरना पड़ता है। यांत्रिक क्रियाओं के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, लेकिन रासायनिक क्रियाएं जैसे तंतुओं की बार बार धुलाई हो रही है या फिर उनकी रंगाई है, उनकी परिसज्जा है जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं। इसी प्रकार धागा और वस्त्र बनने के बाद भी रंगाई होती है, छपाई होती है, धुलाई होती है, उन पे प्रेस की जाती है, ब्लीचिंग होती है और भी अनेकों ऐसी रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें लगातार केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमारे तंतु हल्के फुल्के केमिकल से भी खराब हो जाएंगे तो फिर उनसे वस्त्र निर्माण करना या सूत का निर्माण करना उपयुक्त नहीं रहेगा। इसीलिए जितने भी हमारे तंतु होते हैं उनमें साधारण अम्ल एवं क्षार को सहने की क्षमता होनी चाहिए और सर्फ, साबुन आदि साधारण रसायनों से भी वो खराब नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने देखा कि वस्त्र बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं या कौन कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जो तंतुओं में होने अत्यधिक आवश्यक हैं। आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।